बेस पर कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, या राइट फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड? अभी आपके पास चॉइस है, आप बता दीजिए। अगर मैंने इसको स्टार्ट लिया तो खत्म करके ही बंद करूंगा। This is chapter 1 in NCERT book. Hello. Any specific choice, or can I proceed? Let's start with the living bird. जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ना चाह रहे हैं। और लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले आपके समान ऐसे नंबर ऑफ लिविंग्स इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.7 to 1.8 millions. Pre-medical question. This is the number of species. Everyone represents particular species. ये वो नंबर बता रहा हूँ स्पीसीज का जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड है। डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड. This is the number of species which was discovered, described and named. Named से यहाँ पर मतलब है साइंटिफिक नेम। नेम का यहाँ मतलब आएगा साइंटिफिक नेम। इतनी स्पीसीज इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड और नेम्ड है। अब यहाँ जो मैंने वर्ड स्पीसीज यूज किया है, आप अगर अपन खुद की बात करें, वी आर सेल्फ, दैट इज ह्यूमन बीइंग, ये एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, दैट इज सेपियंस। साइंटिफिक नेम वाइज कहूं तो इसको क्या बोलोगे? सेपियंस बोलोगे। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं, कई तरह की स्पीसीज आपके खुद के सराउंडिंग में, जैसे डॉग एक स्पीसीज हो गया, ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया, कैट एक स्पीसीज हो गया, ठीक है, वॉल लेजर्ड एक स्पीसीज हो गया। ऐसे सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज। जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वो सिर्फ एक स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको इस वर्ल्ड में नजर आ रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस वर्ल्ड में जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करोगे, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो फिजिकली प्रेजेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। आप लोग अपने ऑडियो ऑन करें तो थोड़ा मेरे को लगे कि रिस्पॉन्स मिले। सब लोग बेटे कुछ यस नो करते रहो, बातचीत करते रहो, ठीक है ना? हाँ मेरे को, हाँ मतलब जिसपे हम हमारे डिस्कशन फ्रूटफुल होना चाहिए। हाँ, सत्यम, रमनदीप, स्टेफी। हाँ बेटे आप बताइए, मैंने जितनी बात करी अभी तक क्लियर है? एक तो ये प्री मेडिकल या नीट का डाटा है 1.7 और 1.8 मान लिया जाए, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ दैट इज मिलियन। अगर मैं इसको नंबर की बात करूं तो 17 लाख की बात आती है। इतनी स्पीसीज, 17 से 18 लाख स्पीसीज इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड, नेम्ड है, ठीक है। और जो लीस्ट टारगेट है अभी उतने तक भी नहीं पहुंचे, लीस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज तक अभी नहीं पहुंचे हैं। तो सवाल आता है कि हम लिविंग किसे कहें? व्हाट आर लिविंग? तो लिविंग को अगर बोला जाएगा तो अगर मैं ये कहूं कि एटम स्मॉलेस्ट मान लिया जाए, एटम के बाद आ जाए मॉलिक्यूल, और लिविंग से रिलेटेड मॉलिक्यूल को बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल।
लिविंग से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही है लिविंग बॉडी। यहाँ पर ये कहते हैं बायोमॉलिक्यूल से बनती है सेल। बायोमॉलिक्यूल से क्या बनेगी? सेल बनेगी। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल से क्या बनेगी? सेल। और सेल से हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो भी सेल का बना है, और वो मल्टी सेलुलर है तो भी सेल का बना है। यूनिसेलुलर है तो भी बोलोगे सेल का बना है, मल्टी सेल की बात करोगे तो भी सेल का बना है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि कोई भी लिविंग, एनी लिविंग इज एक्चुअली बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो जन्म लेने के बाद ऑटोनोमसली वर्क करेगा और इंटरेक्ट करेगा अपनी सराउंडिंग से। एनी लिविंग बीइंग आफ्टर टेकिंग बर्थ या जन्म लेने के बाद ऑटोनोमसली वर्क करता है। आई मीन सारी वाइटल एक्टिविटीज या जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है और नेचर से इंटरेक्ट करता है, नेचर से इंटरेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं लिविंग। उसके लिए क्या टर्म है? लिविंग। तो ऐसे लिविंग्स की नंबर मैंने आपको बता दी डिफरेंट टाइप की, 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन। इसमें भी ध्यान रखिएगा 1.2 मिलियन दैट इज 10⁻⁶ एनिमल स्पीसीज है ज्यादातर जो डिस्कवर किए गए हैं, एनिमल स्पीसीज। और 0.5 से 0.6 मिलियन ये प्लांट स्पीसीज है। दैट इज हम एक बायोडाइवर्सिफाइड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर मीनिंग यही है कि हम बायोडाइवर्सिटी विद दैट इज डाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जो कि लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 1.7 बताया, वो आ चुका प्री मेडिकल बेस पे। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला कि बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन functions autonomously या performs various vital activities autonomously और interact with the surrounding और nature, अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, दैट इज लिविंग। अब इसके बाद लिविंग की प्रॉपर्टीज पे आता है क्वेश्चन। उस प्रॉपर्टीज में हम जाने के पहले बताएंगे कि लिविंग की प्रॉपर्टीज को पहले आप जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें दो कैटेगरी में कर लीजिएगा आप उसे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, इसको अपन दो कैटेगरी में कर ले पहले, और उनका मतलब भी समझाता हूं। फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग। डिफाइनिंग फीचर, जितने भी मैंने स्पीसीज बताए हैं, अगर वो प्रॉपर्टी सब पर अप्लाई हो रही है, यानी उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, द प्रॉपर्टी विदाउट एक्सेप्शन इज टर्म्ड एज डिफाइनिंग फीचर। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी मैं बताऊं जिसके कोई भी एक्सेप्शन ना हो, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, उस प्रॉपर्टी को कहोगे डिफाइन। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज डिफाइनिंग। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक्सेप्शंस हो, उस प्रॉपर्टी को कहोगे नॉन डिफाइनिंग। प्रॉपर्टी विदाउट एक्सेप्शन, सॉरी, प्रॉपर्टी विथ एक्सेप्शन इज नॉन डिफाइनिंग, property without exception defining, property without exception defining, property with exception non defining। दो कैटेगरीज में हम कोई भी लिविंग्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो इसी तरह से आ जाता है कि मैं अगर मान लो आपको 5 प्रॉपर्टी बताऊंगा या 4-5 प्रॉपर्टी जो भी बताऊंगा, उसमें से कुछ डिफाइनिंग में आएंगी और कुछ नॉन डिफाइनिंग में आएंगी। कुछ प्रॉपर्टी डिफाइनिंग में भी आती है और कुछ नॉन डिफाइनिंग में भी आती, ठीक है। लेट्स डिस्कस देम।
अब हम उनको एक एक करके स्टार्ट लेते हैं, एक एक प्रॉपर्टी पे बात करें। पहली प्रॉपर्टी मैंने ली सेल्यूलैरिटी। बुक में कहीं दिया है कहीं नहीं दिया है, पर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बता रहा हूं। सेल्यूलैरिटी से यहाँ पर जो है दैट इज बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल को अपन स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे बेटे। यानी जितने भी दुनिया में लिविंग है वो सब सेल्यूलर है, भले वो एक सेल का हो या वो मल्टी सेल्ड हो, पर बॉडी सेल की ही बनी हुई है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल, वेदर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। दैट इज this property, this particular property has no exception. इस प्रॉपर्टी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए सेल्यूलैरिटी को आप क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर। इसको क्या कहा जाएगा? डिफाइनिंग फीचर। दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइनिंग। हेलो, इस प्रॉपर्टी को हमने कहा, बेटा आवाज ना करें प्लीज। सत्यम म्यूट कर लो, सत्यम नहीं तो बाहर कर दी जाओगी। तो सेल्यूलैरिटी का सीधा सा मतलब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल का ही है। तो लॉक कैसे करोगे? विदाउट लॉक कर चले जाओ। हाँ, तो सर सेल्यूलैरिटी, हाँ बच्चों, सेल्यूलैरिटी जब मैंने बोला दैट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज सेल और ग्रुप ऑफ सेल, बट कंपल्सरीली बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, हेंस इट इज डिफाइनिंग फीचर। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। अब इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं जैसे इस वक्त कोरोना चल रहा है और वो वायरस से होता है, वायरल डिसीज है, तो वायरस को क्या बोला जाए? तो वायरसेस सेल की बात करके बोलूंगा तो ये नॉन सेल्यूलर। वायरस जो है नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, और सेल्यूलैरिटी कंपल्सरीली कंसीडरेबल फीचर है आज के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस को किसी किंगडम में जगह नहीं मिली, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉन सेल्यूलर। तो वायरस को दिमाग से हटा दो, वायरस को मैं लिविंग मान के नहीं चल रहा हूँ। सर क्लास ओपन कर दीजिए। तो लिविंग को क्लास ओपन है ना सर? क्लास लॉक हो गई है, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके सर, ओके, देख रहा हूँ मैं। नहीं सर, मेरी तरफ से तो वेटिंग रूम ओपन है सर। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से हाँ, मेरा वेटिंग रूम ओपन। ठीक है। वहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो बात कर रहा था मैं वायरस की, कि वायरस को यहाँ पे मैंने इसलिए कंसीडर करना उचित समझा कि वायरस जो है ये नॉन सेल्यूलर है, और आजकल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज 5 किंगडम सिस्टम, उसमें इसको कहीं पे भी जगह नहीं दी। इसी कारण से, सिर्फ एक रीजन, इसीलिए इग्नोर वायरसेस and let's consider only cellular structure as living। ठीक है, वायरस को अपने को इग्नोर करना है, और जो भी सेल वाला, भले वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो, यूकैरियोटिक सेल का हो, मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, परंतु उसकी बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट सेल है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, सेल्यूलैरिटी को डिफाइनिंग फीचर कहोगे without any exception। Cellularity is defining feature। तो ये पहली प्रॉपर्टी। कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो बोले आप में से कोई भी।
इतने के अंदर इतने में कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में आ रहा हो तो बोलिए, कोई भी बात दिमाग में हो इतने में। टाइम इज ओवर, अपन सेकेंड प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मैं इसके लिए ये बोलूंगा कि हमारी बॉडी एक केमिस्ट्री लैब है तो कहना गलत नहीं। हम एक चलते फिरते केमिस्ट्री लैब है जिसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस। बॉडी इज जस्ट लाइक अ केमिस्ट्री लैब, अ सिंगल सेल इज अ लैब, क्योंकि इसके अंदर कई केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। कई केमिकल रिएक्शंस है, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, विद इन द बॉडी। अब चूंकि लिविंग में चल रहे हैं तो इनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी और लिविंग सेल, इसीलिए हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब बायोकेमिकल रिएक्शन में भी बायोकेमिकल रिएक्शन which are performed by the living body, they are all together known as metabolism। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, they are all together termed as metabolism, they are the part of metabolism। ये मेटाबॉलिज्म के पार्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्शन में सिंपल मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स वन, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो सिंपल में। तो दोनों तरह के रिएक्शन बॉडी करती है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी करती है बॉडी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी कर रही है बॉडी, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल भी कर रही है बॉडी। तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। Constructive metabolism is called anabolic.